Good morning, students. Good afternoon, whoever is watching in the afternoon, and good evening, whoever is watching in the evening. So, today what we are going to talk about. So, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के इवोल्यूशन की. आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आज हम इंटरनेट पे शेयर कर पा रहे हैं और ये वीडियो देख पा रहे हैं. एक बहुत बड़ा इमेजिनेशन था जो ट्रू हुआ है और ये पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. आज हम ट्रांजैक्शंस करते हैं कंप्यूटर पे, टिकट्स बुक करते हैं, बहुत सारी चीजें आज कंप्यूटर से हो रही हैं. बट कैसे कंप्यूटर इतना इवॉल्व हुआ, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, आज इस जर्नी को मैं आपके साथ देखेंगे, हम लोग साथ में शेयर करेंगे. तो आज बेसिकली सबसे पहले ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स स्टार्ट कैसे हुए. अभी क्या है, पहले क्या है, राइट. तो हम लोग एक छोटे सी पीपीटी को देखते हैं कि कैसे जो है आज हम ये सारी चीजें जानेंगे. आज हम जानेंगे कि कैसे जो है सिस्टम्स इवॉल्व हुए, कैसे हमारे कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए, कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके जनरेशन क्या है. तो अगर हम सेकेंड स्लाइड पे जाएं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर्स थे क्या है कंप्यूटर. अगर मैं पूछूं कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज बेसिकली अ डिवाइस जो कि कंप्यूट करता है, यानी जिससे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो सर इससे तो हमारा कैलकुलेटर भी कंप्यूटर हो गया, इससे तो हमारा जो अबैकस हो गया ये भी कंप्यूटर हो गया. हाँ, कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है. और सबसे पहला कंप्यूटर अबैकस था, जिसमें अगर आपको घटाना बढ़ाना होता था तो लाइंस होती थी जिसको हम देख सकते थे, तो वो भी जो है कंप्यूटर हो गया. तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ये लैटिन वर्ड से आया है कंप्यूट, मतलब कैलकुलेट करना. कैलकुलेशन मशीन इज कंप्यूटर्स. तो पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई, ऐड और डिवाइड करने के लिए ही जो है बनाए जाते थे. तो ये हमें ध्यान देना है कि कंप्यूटर्स का मतलब है कंप्यूट, और इसमें सारे वो डिवाइसेस आ जाते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कंप्यूट करने की. इसमें जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स, ये क्या आज के ज़माने में क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर होता है, पेरिफेरल डिवाइस होती है. मतलब पेरिफेरल इन द सेंस जो हम वैसे लगाते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो स्कैनर हो, इन सबको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. इन सारी डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. तो मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. अब बात करते हैं कि इसमें होगा क्या, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें कंप्यूटर में हो सकती हैं. एक इनपुट होगा, जो कि जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं उसको इनपुट बोलते हैं. डेटा वो होता है जो ऑब्जेक्ट, सिंबल, आइडियाज इनको रिप्रेजेंट करता है. और प्रोसेसिंग वो प्रक्रिया होती है जिससे कंप्यूटर इन सारे डेटा को प्रोसेस करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लेट्स से कि ये मेरा कंप्यूटर ही है, ये आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स इसमें दिख रहे हैं आपको. जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इनपुट दे रहा हूँ, और जब मैं यहाँ आ जा रहा हूँ तो ये, अब जो भी मैं यहाँ पे काम करूँगा वो एक इनपुट है. और जो मैं यहाँ पे, जैसे मैं अपना पेन अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ये जो मूवमेंट है ये कैसे आ रही है, इस पूरे मैनिपुलेशन प्रोसेस को प्रोसेसिंग कहते हैं. तो आप जब अपना फ़ोन, मान लीजिए आपका फ़ोन है, आप, ये फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर है. इसमें भी जब हम कोई इतने सारे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर जिनको हम ऐप्स बोलते हैं, उनको जब हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं. इसीलिए आप कहोगे भाई इसका प्रोसेसर कितना है, इसका रैम कितना है. जब आप खरीदने जाते हो फ़ोन, ये सारी चीज़ें आप क्यों पूछते हो? क्योंकि आपको ये देखना है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है. जितनी तेज प्रोसेसिंग स्पीड होगी उतना अच्छा आपका, उतना फास्ट आपका काम करेगा फ़ोन, राइट. तो ये एक मेजर जो कंप्यूटर के बेसिक
आउटपुट हैं कि ये हमने कंप्यूटर के जो बेसिक आर्किटेक्चर है उसमें भी पढ़ा है, इनपुट आउटपुट तो होगा ही, जैसे ये एक सिस्टम हो गया आपका, इसमें जो कीबोर्ड हो गया ये आपका इनपुट सिस्टम हो गया। अब इसी कंप्यूटर से आप जो है प्रिंटर और स्कैनर भी जो है अटैच करते हो, तो ये आपके पेरीफेरल डिवाइसेस हो गए। और इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर रहता है, जो जनरली हम विंडोज अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो आपका एक सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ये 4-5 कंपोनेंट्स हैं एक कंप्यूटर में जिसे हमें देखना चाहिए, जिससे पता चलता है कि ये कंप्यूटर है। अब बात करते हैं कि एक और चीज़ होती है मेमोरी। अभी मैंने बात की कि रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो जब भी हम फ़ोन खरीदने जाते हैं या एप्स चलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो वो कुछ डेटा टेम्परेरी स्टोर करते हैं, उनके लिए रैम की ज़रूरत होती है, और कुछ डेटा स्टैटिक स्टोर होता है, वो रोम होता है। ये मेमोरी आर्किटेक्चर में भी हमने पढ़ा था। तो मेमोरी एक ऐसा एरिया होता है जो होल्ड करता है उस डेटा को जिनका इनपुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, अगर हम लेट्स से हम बात करते हैं 4 + 5 + 16, अगर हमें ये ऐड करना है, तो 4 + 5 क्या होगा, 9, प्लस 16 करेंगे तो 25 आएगा। तो ये जो 9 है ये टेम्परेरी कहाँ रुकेगा भाई? 4 + 5 जो डेटा आया वो कहाँ स्टोर होगा कुछ देर के लिए? तो वो स्टोर होता है मेमोरी में। और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमने ऑन किया, तो जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, जैसे ये हमारा सिस्टम, जब सिस्टम हमने ऑन किया, तो ऑन होने के बाद सिस्टम कुछ देर तक लोड होता है, बूटिंग प्रोसेस चलती है, जिसको कहते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो लोड हो रहा है किसमें, कंप्यूटर में। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो एक के बाद एक अपने आप चलता है ताकि सॉफ्टवेयर चल सके। और यही सॉफ्टवेयर जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी से हम बात करते हैं। इसी सिस्टम विंडोज के ऊपर या विंडोज सॉफ्टवेयर के ऊपर डिफरेंट तरह के एप्स रहते हैं। जैसे अगर मैं अपने इस सिस्टम की बात करूं जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, तो अगर आप इस सिस्टम में देखें तो ये देखिए बहुत सारे जो है, ये बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये चल रहे हैं मैक ओएस पे। तो मैक ओएस हमारा सिस्टम ओएस है जिसके ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जब मैं इस सॉफ्टवेयर को क्लिक करता हूं तो ये ऐप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि खुल जाता है, जो बात करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर से। एप्स बात करते हैं आपके ओएस से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। बहुत सिंपल आप बात कर, ब्यूटी प्लस ऐप है आपके एंड्रॉइड ऐप में, तो एंड्रॉइड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया और ब्यूटी प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर क्रैश भी करता है तो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर फोन आपका चलता रहता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जानने के, ये मैंने क्यों समझाया आपको एप्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ताकि आप इनके बीच के रिलेशन को समझ सकें। तो जब आप ऐप को क्लिक किया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया फायरफॉक्स को, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स आ गया फायरफॉक्स, मैंने जब क्लिक किया तो इस ऐप को जब मैंने क्लिक किया तो ये ऐप जो भी इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, जो डेटा है, उसको रैम मेमोरी में लाता है, मेमोरी में लाता है, फिर उस मेमोरी से वो चलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया आपके फोन का रैम कितना है, ज्यादा रैम होगा तो ज्यादा एप्स आप एक बार में चला सकते हैं। फोन में रैम कम होगा तो आप कम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक बार में चला पाएंगे। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको समझाया कि मेमोरी कितनी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम में जो दूसरी मेमोरी होती है, जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं भैया इसकी हार्ड ड्राइव कितनी है, कितने जीबी की है। तो हार्ड ड्राइव परमानेंट मेमोरी, हार्ड ड्राइव में हम सेव करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो मेन डेटा होता है हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं, उसको रैम में लाते हैं और फिर यूज करते हैं। तो ये एक मेमोरी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंप्यूटर का। तो ये हमें समझना होगा कि कंप्यूटर में मेमोरी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अब देखिए, ये बिल्कुल हमने समझा दिया कि ये एक इनपुट डिवाइस है, ये आपका
डाटा प्रोसेसिंग है, ये आपका कंप्यूटर जो आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये डिस्क है, सीडी है, रोम है, आजकल पेन ड्राइव्स हैं, ये आपके कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस, ये आपके मेन डिवाइसेस आ गए। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं काम क्या करते हैं। सिंपल सी बात है, फिजिकल डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम रन करते हैं और हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू आप देख लीजिए। सीपीयू, प्राइमरी स्टोरेज, ये आपका ऑक्सिलरी स्टोरेज है। ऑक्सिलरी स्टोरेज में हार्ड ड्राइव भी आती है, पेन ड्राइव भी आती है, हाँ डिस्क भी आती है, टेप भी आता है। ये पहले ज़माने का है, अब तो हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव आने लग गई हैं। कीबोर्ड है, मॉनिटर है, और ये आउटपुट डिवाइस में आपके मॉनिटर जिस पे आप आउटपुट देखते हैं, या प्रिंटर है जिससे आप आउटपुट निकलवाते हैं। कंप्यूटर के क्या चीज़ है, रिलायबल है। 5+4 9 ही लिखेगा, 8 नहीं लिखेगा। कंप्यूटर हाईली रिलायबल है, एक्यूरेट है, बहुत फास्ट है, रिलायबल है, वर्सेटाइल है, कई कई कामों में लग सकते हैं, और डिलीजेंट है, मतलब वो गड़बड़ नहीं करेंगे। कंप्यूटर कैलकुलेशन में एरर नहीं करेगा, आप कर सकते हैं। और सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस का आंसर वो दे सकता है। हम और आप में दिक्कत हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां कर देते हैं। कंप्यूटर गलतियां नहीं करता। हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1500 से पहले जो कैलकुलेशन, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कैलकुलेटर अबैकस भी होता है, ये देख रहे हैं आप। 1500 में अबैकस यूज होता था, जिसमें जैसे तीन तीन जोड़ना है तो इधर इसको बढ़ा दिया, दो घटाना है इसको नीचे कर दिया, तो ऐसे कैलकुलेशन होता था। ये हमारा पहला कंप्यूटर माना जाता है। फिर ब्लेस पैस्कल ने ये एक पैस्कल डिवाइस बनाई, और फिर लेबिट्स ने, वॉन लेबिट्स ने पैस्कलिन के लिए रेकोनर बनाया। इससे हम जो है ऐड करते थे। इसमें डाइस लगी हुई है, देख रहे हैं आप, ये डाइस देख रहे हैं जो पासे होते हैं, वो लगे हुए होते थे, और वो बताते थे कि क्या ऐड होके आ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिवाइस थी, इसको आप देख सकते हैं। फिर सबसे पहला कंप्यूटर जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटिंग बोलते हैं, वो था चार्ल्स बेबेज। इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, यानी जो डिफरेंस निकालता है, बहुत बड़े बड़े सम्स का डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, थोड़ा सा एनालिटिकल इंजन कर देता था। सबसे पहले डिफरेंस इंजन बनाया उन्होंने 1822 में, और 1833 में एनालिटिकल इंजन बना दिया, जो कि स्टीम से चलता था। सोचिए, भाप से वो चलता था, काम क्या करता था, एडिशन करता था। तो कैबेज और बैबेज से आप याद कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटिंग के फादर जो है वो चार्ल्स बैबेज हुआ। बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। कई तरह के जनरेशन आए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आए। तो जनरेशन 1 के जो कंप्यूटर्स थे वो ENIAC थे। आप देख सकते हैं इस आदमी को, ये देखिए यहाँ पे, ये बेचारा पूरे इतने बड़े से कमरे में एक कंप्यूटर होता था। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास ट्रांजिस्टर डेवलप नहीं हुआ था, सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, डायोड ट्रायोड का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, हमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज करनी पड़ती थी। और पहला जनरेशन का कंप्यूटर 1946 में ENIAC आया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसको, जो पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसको कहा जाता है। अब कंप्यूटर में जो सिस्टम यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लॉड शैनन सिस्टम, जिनको इंफॉर्मेशन थ्योरी का फादर भी कहते हैं। हमारा अगर आईटी ट्रेड में आप हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फादर, जो थ्योरी के फादर हैं, वो क्लॉड शैनन है। उन्होंने बाइनरी अरिथमेटिक और बूलियन लॉजिक को बताया कि इनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ यूज करना चाहिए। इसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी कहते हैं, कि सीपीयू आपका बात करता है मेमोरी से, और सीपीयू ही इनपुट आउटपुट सिस्टम से बात करता है। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। फिर IBM आ गया। IBM कंप्यूटर्स, कई बार आपने देखा होगा, ये पिक्चर्स वगैरह में, जो पुराने पिक्चर्स वगैरह हैं, वीडियोस हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो है यूज हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े सिस्टम्स ऐसे लगे रहते थे जो मेन कैलकुलेटिंग का काम करते थे। बैंक्स वगैरह में इनका बहुत यूज था। फिर आ गई IC, यानी जो बड़े बड़े सर्किट बनते थे आपके वैक्यूम ट्यूब्स पे और इस पे, वो इंटीग्रेटेड हो गए, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनने लग गए। और ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था कंप्यूटर्स के क्षेत्र में, कि जो इतना बड़ा सर्किट बनता था पूरे एक कमरे में, उसको छोटी सी IC में बना दिया हमने। फिर आ गए VLSI,
पहले तो इंटीग्रेटेड सर्किट आए, फिर आए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और LSI लार्ज स्केल, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत बड़े बड़े सिस्टम, बहुत बड़े बड़े हमारे जो कोडिंग करना पड़ता था, जिनके लिए हमें ट्यूब्स लगानी पड़ती थी, छोटे से एक VLSI चिप में हमने बना दिया। बहुत मेजर रिवॉल्यूशन हो गया, इसके कारण हमारे सिस्टम्स छोटे से हो गए। जो सिस्टम इतना बड़ा हुआ करता था, पूरे पूरे इसमें हुआ करता था, वो सिस्टम छोटा सा हो गया, और फिर आ गई हमारी पर्सनल कंप्यूटर्स की अवधारणा। इसी में हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स भी आने लग गए। तो ये हमें देखना होगा कि आखिर सिस्टम्स जो हमने बनाए हैं कैसे कितने बड़े थे और कैसे इतने छोटे हो गए। तो इनको हम जनरेशन 4 कहते हैं कि 4th जनरेशन में VLSI आ गया, राइट। उसके बाद जनरेशन 5 आज की बात हो रही है, थोड़ा सा पहले 90s, मतलब 2020 के थोड़ा पहले की बात हो रही है। अब 6 जनरेशन 7 जनरेशन भी आने लग गए, पर हम इसकी बात कर रहे हैं, मेरे ज़माने की बात कर रहे हैं, जब आपने जो कीपैड वाले फ़ोन्स देख लिए थे, पर्सनल कंप्यूटर्स देख लिए थे, लैपटॉप्स देख लिए थे, आजकल टैबलेट्स आ गए हैं, वेरी स्मार्ट फ़ोन्स आ गए हैं, बहुत स्मार्ट फ़ोन्स हो गए हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग बहुत फास्ट हो गई है। तो बहुत तेज़ी से मतलब इसमें चेंजेस आ रहे हैं, सिस्टम्स में बदलाव आ रहे हैं। बट इसको बोलते हैं 5th। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वॉइस रिकॉग्निशन है, हे सीरी आप बोलते हो या हे गूगल बोलते हो, तो वॉइस रिकॉग्निशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप बहुत से एड्स भी देखते होंगे, जैसे MG हेक्टर का ऐड आता है, हेलो MG, तो कहते हैं हाय MG, कार ऑन हो जाती है, दूर से ही आप कार ऑफ कर देते हो, बोल के आप जो है चीजें कर देते हो, तो उसको बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन। ये 5th जनरेशन में आ गया था, अभी तो 6th जनरेशन चल रहा है, तो वेरी स्मार्ट। अभी तो रेटिना आंखों का जो है वो हो जाता है, स्कैन हो जाता है, वो 6th जनरेशन में। 5th जनरेशन में आप कहोगे कि वॉइस रिकॉग्निशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायो कंप्यूटिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी है, नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस मतलब जो हम आम भाषा में बोल रहे हैं वो कंप्यूटर समझ रहा है, नहीं ओपन द विंडो, कंप्यूटर ओपन द विंडो कर दे रहा है, ये नेचुरल लैंग्वेज है। हमें अब कोडिंग वोडिंग के डिटेल में नहीं जाना है कि हमें बकायदा कंप्यूटर खोल के ब्लू स्क्रीन पे कोड टाइप कर रहे हैं, कमांड CD RD इस तरह की चीजें कर रहे हैं, अब वो हमें नहीं करना है, हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। 5th जनरेशन में ही वॉइस रिकॉग्निशन हो गया था, आज के टाइम में रेटिना रिकॉग्निशन हो गया है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन हो गया है, ये 6th जनरेशन में आ गया है। अपनी उंगली लगाते हैं फोन खुल जाता है, कितनी गजब बात है। फेस रिकॉग्निशन हो गया है, यहाँ पे जनरेशन 6 नहीं है इस PPT में, बट आई थिंक कि समझने के लिए काफी है। तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि आप कैसे कैसे सिस्टम्स इवॉल्व हुए, कैसे हमारे कंप्यूटर्स बने, किस किस तरह के कंप्यूटर्स थे, उनकी क्या क्या रोल रहा है उनका, तो ये आज हमने जाना। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई ऐसी कोई चीज़ जो आपके समझ में नहीं आई हो, कोई बात जो आप जिस स्पेशली समझना चाहते हैं, कोई टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं। मैं एक क्वेश्चन में आप लोगों को देना चाहता था बिफोर मैं चला जाऊं। एक चीज़ मैं ये दिखाना चाहता था आपको कि गूगल अर्थ हम यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। अगर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाऊं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में, इंटरनेट की हिस्ट्री में, कंप्यूटर की बात अगर हम ना करें, इंटरनेट की बात करें, तो इंटरनेट की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसे हम बोलते हैं पर्ल हार्बर का अटैक। अब आप सब लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका के ऊपर जापान ने अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पर, राइट। तो पर्ल हार्बर का अटैक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाह रहा था कि पर्ल हार्बर का अटैक क्यों इंपॉर्टेंट है। पर्ल हार्बर है कहाँ, इसकी ये सिचुएशन मैं दिखाना चाह रहा था। आप देखिए कि पर्ल हार्बर पे जो अटैक हुआ उसके बाद अमेरिका को ये होने लग गया कि ये है हमारा पर्ल हार्बर। थोड़ा अगर हम ऊपर जाएं
थोड़ा ऊपर जाएं हम, तो हम देखेंगे कि ये है, अगर आपको वीडियो दिख रहा हो तो पर्ल हार्बर हमारा होनोलुलु आइलैंड पे है। होनोलुलु आइलैंड्स हवाई आइलैंड्स के बीच में है, और ये हवाई आइलैंड्स जो हैं ये आप देखिए कहाँ है। इससे शायद आपको आइडिया मिल जाए कि क्यों इस पे अटैक किया गया, और इसका अटैक बहुत क्रूशियल है हमारे कंप्यूटर की हिस्ट्री में, इंटरनेट की हिस्ट्री में। आरपानेट का फॉर्मेशन, डार्पानेट का फॉर्मेशन। अब आप देखिए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इधर, और ये है हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन। अगर आप देख सकते हैं, ये है हमारा जापान, ये जापान है, ये जापान है, जापान आपको दिख रहा होगा, और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, और ये है हमारा यूएसए, राइट। इसे देख लेते हैं, और ये पूरा पानी है, पानी ही पानी है, समुद्र ही समुद्र है। और यूएसए से इतने 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है हवाई, उसके ऊपर है पर्ल हार्बर, जहाँ पे यूएस अमेरिकी का अड्डा था। और यहाँ पे है जापान। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को लगा कि अगर हम ये एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो इतने बड़े पानी के साम्राज्य पर हमारा अधिकार हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा कि जितनी भी शिप्स, जितने भी हमारे मैरीटाइम ट्रेड है, उस पर एकाधिकार हो जाता है जापान का। इसीलिए जापान ने इस पर हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका विश्व युद्ध में कूद पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई, वो हमारी हिस्ट्री की पार्ट है। बट एक जो मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट था वो ये था, इसके कारण आगे कोल्ड वॉर हुआ। कोल्ड वॉर में बहुत सारी कंप्यूटिंग को लेकर बड़ी जबरदस्त फाइट रही, और अमेरिका इतना बड़ा देश था, उसको युद्ध के कारण बहुत सारी चीजें डेवलप करनी पड़ गई। उसी में एक चीज थी इंटरनेट, यानी डार्पा आरपा नेट से कहानी चालू होती है। एक पार्ट इधर है अमेरिका का, एक युद्धपोत इधर है, एक युद्धपोत इधर है, एक हवाई अड्डा इधर है, एक हवाई अड्डा उधर है। दोनों में बात कैसे हो, दोनों लिंक कैसे करें। और कोल्ड वॉर के टाइम में जब सोवियत यूनियन से इतनी फाइट चल रही है, उस समय का जो पर्सपेक्टिव है उसको लेकर अगर हम स्टडी करें कि कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुए, तो एक बहुत ही मेजर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है हमारी। वो हम किसी और वीडियो में बच्चों देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप किसी भी समय आप मुझसे जो है